न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और आज के प्रोग्राम के मेज़बान सीनियर एंकर जॉन बॉस्को की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है जड़ांवाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इक़दाम बहाली। हस्बे रवायत चंद जुमलों के पस मंज़र पेश करने के बाद प्रोग्राम मोहतरम जॉन बॉस्को के हवाले करूंगा। नाज़रीन, 16 अगस्त सानिया जड़ांवाला पाकिस्तान की तारीख में मजहबी अक़लियतों के साथ बदसलूकी की कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले सांगला हिल, शांति नगर, गोजरा, आल सेंट चर्च, पशावर, जोसेफ कॉलोनी, बदामी बाग, यमुनाबाद, लाहौर में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं और अब सानिया जड़ांवाला से मजहबी इंतहा पसंदी की लहर पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। मसीहों में खौफ और हरास इस कदर है कि बहुत से लोग फोन पर बात करने से डरते हैं। इस मजहबी इंतहा पसंदी के पीछे तकरीबन 4 दहाइयों की तारीख है। ये किसी से बैद नहीं कि पहले कानून में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया। तालीमी अदारे कौमी तवील में लिए गए तालीमी सिलेबस में मजहबी अक़लियतों का जिक्र हदफ करके इस्लाम को मज़ामीन में डाल दिया गया। एक्ट 295 में तरमीम करके B और C शिका इजाफा कर दिया गया। फोर्स कन्वर्जन यानी जबरदस्ती तब्दीली मजहब की साजिश अभी तक जारी है और अब एक और मुहिम ने जन्म लिया है, वो है मसीहों को पाकिस्तान से खत्म करने की मुहिम। ऐसी सूरत हाल में मसीही लीडर्स, चाहे वो मजहबी हैं, सियासी या समाजी हैं, इंसानी हकूक के अलंबरदार हों या समाजी सरदार तंजीमें, बेशमूल हुकूमत और अदलिया और अमन कायम करने वाली एजेंसियों, इन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए ठोस इकदाम के साथ ऐसे काम करें जिससे दहशत गर्दों या इंतहा पसंद अनासर का कलाकमा किया जाए। और इसी के साथ मैं अब प्रोग्राम जॉन बॉस्को साहब के हवाले करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, आपने एक बार फिर ऐसे मौजू पे बात करने का मौका दिया ताकि हम जान सकें कि ये जो सानिया जो है जड़ांवाला जो है ये कोई पहला सानिया नहीं। और आपने खुद बताया कि इस तरह के सानियात जो हैं वो अगर हम मॉब मेंटालिटी की बात करें तो हमें नजर आता है कि शांति नगर से लेके अब तक जो है पिछले कुछ 26 सालों में इस तरह के बहुत सारे सानियात जो हैं वो हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें ज्यादा लाइमलाइट जो है मिल गई और कुछ ऐसे हैं जो कि दब चुके और जिन्हें मीडिया जो है उठा नहीं सका। लेकिन बात यह कि सानहा जो है वो शांति नगर हो या सानहा जो है वो जड़ांवाला हो, सोचने की बात यह है कि क्या जो जड़ांवाला जो है सानहा वो आखिरी सानहा है। और हमारे पास नाजरीन इस टाइम जो तीनों हमारे जो आज के स्पीकर हैं जो कि हमें अपडेट करेंगे कि क्या कुछ अभी तक हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। वो बड़े तजर्बेकार हैं अपने अपने फील्ड्स में। तो मैं चाहूंगा कि मैं फादर खालिद रशीद आसी साहब के पास, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस, मैं चाहूंगा कि पहले मैं उनसे पूछूं फादर जी, क्योंकि आपका जो ताल्लुक जो है गो कि आप कैथलिक फादर हैं और लेकिन आपका जो ताल्लुक जो है सब लोगों के साथ पड़ता है। और मैं समझता हूं कि फैसलाबाद मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि जैसे तशद्दुद पसंदी जो है वहां पे बहुत ज्यादा जन्म ले रही है। हमने पास्ट में भी देखा, जो गोजरा का जो इंसिडेंट था वहां पे भी हमने देखी बड़ी सिमिलैरिटी थी कि किस तरह मॉब ने आके वहां पे घरों को जलाया और वही जो है मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया था उस वक्त। और लोग बताते हैं कि अब भी जो है उसी तरह से उसी मटेरियल को जो है आग लगाएगी जिससे लोगों के घर जले और इतनी इमलाक को नुकसान पहुंचा। और मैंने ये भी देखा कि आप वहां पे गए हैं, आप बिशप साहब के साथ भी गए, पहले दिन से आप बड़े एक्टिव रहे और जो कि मुस्लिम रहनुमा है
उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, हर चीज हो रही। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि अब तक जो पॉजिटिव चीजें हुई है इसमें, इस हवाले से, जड़ावाले के हवाले से, वो क्या हुई हैं, और आगे हुकूमत को क्या एक्शन लेने हैं जो आपने उनको अपडेट किया है अब तक? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया है। ये सानहा जो है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, हर रोज की जाए, हर लम्हे की जाए, वो भी कम है। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, और जो होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि फैसलाबाद डायोसिस में ये तीसरा बड़ा सानहा है। कोरिया में, फिर उसके बाद गोजरा में। कोरिया और गोजरा दो वाकयात हैं, हाँ जी। और इसके बाद ये जो जड़ावाले में हुआ है, इसकी तो इंतहा हो गई है। घरों को आग लगाई गई, चर्चेस को मसमार किया गया, आग लगाई गई, कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। कौन कब्रिस्तान की बेहुरमती करता है? मुर्दों को कौन छेड़ता है? यहाँ मुर्दे मुर्दों को छेड़ रहे थे। बड़ी अजीब बात थी कि ये मुर्दा दिल, मुर्दा जमीर लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचे हैं। ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ये नाकाबिले बर्दाश्त वाकया है, मगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम में कबूलियत की रूह भर दी गई है कि हम कबूल करें, ऐसे लोगों को भी कबूल करें। बात जहां तक इसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढने की है, हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें तो होती हैं। पॉजिटिव ये है कि इस दफा जो हमारी कौम है, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, हर एक फर्द ने अपनी आवाज उठाई है, यकजा होने को कहा है, यक दिल और हम ख्याल होकर इसका मुकाबला करने के लिए बहुत सारे मशवरे आए हैं, बहुत सारी तजावीज आई हैं, बहुत सारी करारदादें पास हुई हैं। ये एक पॉजिटिव है कि हम जागे हैं, और भरपूर तरीके से जागे हैं। फादर जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो लोग गैर ममालिक में बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत आवाज उठाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग गैर ममालिक में बैठे हुए हैं, वो शांति नगर से लेके, अगर आप हिस्ट्री देखें, तो वो उस वक्त से भी आवाजें उठा रहे हैं और ये सारी चीज कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि आप लोगों के मुलाकात करने का, तो हम ये भी समझते हैं कि आप लोगों ने हमेशा ही कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर जो है, जिस तरह कि आपने कहा कि हमारा जो मजहब है हमें वो सिखाता है कबूलियत, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी महसूस किया है कि जहाँ पे बड़ी लीडरशिप है, जो चर्चिस की लीडरशिप है, वो बहुत सारी जगह पे कंप्रोमाइज भी हुई है, और हमने इन सारी चीजों को बहुत नजदीकी से इसको नोट किया है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अभी महसूस किया जा रहा है। गुजरा के बाद क्यों नहीं महसूस किया गया, ये लाहौर के बाद, जहानाबाद के बाद क्यों नहीं। अभी मीडिया बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने ख्यालात का इजहार करता है, अपनी आज़ादी का इजहार करता है, मजम्मत करता है। ये नहीं कि पहले उन्होंने नहीं किया है, ये चीज़ कभी नहीं है। पहले भी जो पाकिस्तानी बाहर हैं, वो पाकिस्तान में रहने की बजाय ज्यादा दर्द और अपने दिल में दूसरों के लिए एहसास रखते हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। न सिर्फ वो दर्द रखते हैं, बल्कि मरहम पट्टी भी करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये आवाज, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उठे हैं। आपने कहा है कि कुछ लोग जो है वो मफामत करते हैं। मफामत का मसला नहीं है इधर, हमारे यहाँ नहीं है। हमने पहले दिन से, क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट अकमल साहब भी बैठे हुए हैं, आपको बताएं कि हमने एक क्रिश्चियन जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। हम किसी के साथ बिला वजह ऐसे ही मफामत करने वाले लोग नहीं हैं। हमने पहले दिन, हमारे बिशप इंद्रियास रहमत ने, बिशप ऑफ फैसलाबाद ने, ये कहा था कि आप हमें गिरजाघर ना बना के दें, हम बना लेंगे। घर ना बना के दें, बन जाएंगे। आप हमें इंसाफ दें। हमने एक तंजीम के तौर पर, एक कमेटी के तौर पर हमने ऐलान किया था कि हमें इंसाफ दें, हम आपको अमन ला के देंगे। इंसाफ, अभी हम इंसाफ मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि आप घरों को जला दें, और उसके साथ बहुत सारी हुकूमतें और दूसरे लोग और सियासी रहनुमा आए और आके बनाना शुरू कर दे, हम उनका शुक्रिया अदा करते रहें। यहाँ ना शुक्रिया है, ना यहाँ कोई ऐसी बात है कि हम उनके साथ वो कोई होंगे चांदे के लोग। जितनी मीटिंग्स हमारी हुई हैं, हम अपने मौकफ पे बिल्कुल कायम हैं। वजीर आजम जब आया है, तो उसके बाद पहले भी जो मुलाकात, छोटी सी मुलाकात हुई है उनके साथ, हमेशा सियासी रहनुमाओं का यही फन एक रहा है कि अपनी बात सुनाई और फिर चले गए। हमने रोक के उनको कहा है
कि हमें ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। हमने वजीर आला के लिए जब वो आए हैं वहां, हमने कहा कि वो इधर नहीं आए तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनको हर जगह पे जाना चाहिए। वो आए, राख और खाक पे खड़े होके धुएं को देखें, जलती हुई आग को देखें। बहुत 8 दिनों तक आग जलती रही है, लोगों की पेटियों में, लोगों के घरों में। उसके बाद वहां खड़े होना भी मुश्किल। और जो यहाँ खुसूसी तौर पर दूसरे चकूक में तो चलो फजा और है, जहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में तो खड़े होना भी बहुत मुश्किल। और ऐसे हालात में हमने कहा है कि आके देखो। और जो कोई आया है उसने, हम नहीं कहते कि जो कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, हिंदू है या सिख है, उसने अपने आंसुओं से उस आग को बुझाने की कोशिश की है। ये नहीं कि उनको बताना पड़ा है। वो देख के हैरान हुए हैं कि ये इंतहा है, इंसानियत की तजलील है, और हम इस पर कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं। फादर जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ सेकंड राउंड में, और मैं चाहूंगा कि हाँ मैं जी। सिस्टर आसिया नासिर की तरफ जाऊं, जो कि पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी है, पाकिस्तान की सियासत जो है बहुत अच्छे तरीके से जानती है, बैनुल-अक़वामी सियासत से भी बड़ी अच्छी तरह से उनका वास्ता रहा है। और मुझे पता है मसीही कौम पे जब कभी कोई इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है, या या किसी किस्म की भी जो है, खास तौर पे मिनॉरिटीज के साथ कोई बदसलूकी हुई है, तो उन्होंने आवाज उठाई है। और मैं ये भी जानता हूं कि पिछली वो पार्लियामेंट में वो मेंबर नहीं थी, लेकिन बावजूद उनके एक एक्टिव रोल हमने देखा। वो एक्टिव रोल हमने इस तरह देखा कि जो एनजीओज हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है, उनके साथ, उसके कोलैबोरेशन के साथ मिलके वो अपनी आवाज को उठा रही हैं। सिस्टर आसिया, पहले तो मुझे बताइए कि आपने आपने मैंने 2-3 जगह पे आपने कुछ वीडियोस भी शेयर की, और कुछ आपने कुछ सेमिनार्स की भी तस्वीरें डाली। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं वो क्या कर रही है, और वो किस तरह से इस तरह के जो है सानिया जड़ावाला वाला जो सानिया हुआ है, इस तरह वो किस तरह उससे स्टॉप कर सकती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं, और ये जो काम आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया जॉन भाई आपका, सैमसन साहब आपका, और इसके साथ ही मेरे भाई अकमल और फादर खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे फादर साहब ने कहा कि ये अंदरनाक वाकया कोई पहला वाकया नहीं था, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम थी, क्योंकि ये वाकया जो पिछले गुज़श्ता तमाम वाकयात हुए हैं, उन सब से मैं समझती हूँ कि इसमें हमने शिद्दत देखने में आई कि कब्रिस्तान तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, और उसके अलावा इसका फैलाव बहुत ज्यादा था। ये सब एक नहीं बल्कि कई बस्तियों और कई चर्चेस पर इसकी जो बर्बादी है, उसकी इसने अपनी मुहर जो है वो सब की। मैं अब बताना चाहूंगी कि मेरी जो तंजीम है रेजिडेंट वुमेन नेटवर्क, वो एक वॉलंटियर खवातीन, जिसमें ज्यादातर हम विमेन पार्लियामेंटेरियन जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने मिलकर इस ग्रुप की तश्कील दी। और इस वक्त मैं आपको बहुत मुख्तसरन बताऊंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ज्यादा बात उस पर करनी चाहिए। तो उस हवाले से हमने एक काविश शुरू की, और आपको भी इल्म है बहुत पहले से, बैरोनेस एलिजबेथ के साथ जब हम मिलके काम कर रहे थे आईपीपी फोक के हवाले से। ये उसी की एक कड़ी है, आईपीपी फोक की ही एक कड़ी है, जो कि इस वक्त 4 ममालिक में काम कर रही है फोक के नाम से, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ लीडरशिप नेटवर्क। एक ऐसे नेटवर्क की तश्कील हम दे रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि पार्लियामेंटेरियन, सियासतदानों पर, एकेडमिशियंस पर, जिसमें मीडिया से लोग हो, जिसमें उलमा कराम हो और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो, ताकि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनकर पाकिस्तान में उभरे जो कि यहाँ पर मजहबी आजादी को तरवीज या रवाज देने के लिए बात करे। मेरा हमेशा से मौकफ ये रहा है कि इंटरफेथ पे तो बहुत ज्यादा बात होती रही है, और मैं ज्यादातर इंटरफेथ पे बिलीव भी नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम एक दूसरे के अकायद को मानते नहीं तो फिर इंटरफेथ किस चीज का। मेरे ख्याल में हमारा आइन भी इस चीज की इजाजत देते हैं, और इसी चीज पे हम बात कर रहे हैं कि हमें मजहबी आजादी चाहिए, और मजहबी आजादी के फरोग के लिए ही हमें कोशिश करनी चाहिए। तो गुज़श्ता 3 साल से फोक के प्लेटफॉर्म से, रेजिडेंट वुमेन नेटवर्क की कोलैबोरेशन से, हम एक आगाही का प्रोग्राम हमने चलाया, एक मुहिम चलाई हुई है, कैंपेन के समाजी हमागी हमारी जरूरत है। हमारी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत ही ये है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये था कि एक तरफ तो हम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि मजहबी आजादी कोई फॉरेन एजेंडा नहीं, बल्कि हमारा आइन इसकी इजाजत देता है, और ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का हक है
कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके, अपने मजहब के मुताबिक जो है अपनी तालीमात हासिल कर सके, और अपने जो वर्शिप प्लेसेस हैं, अपनी जो मजहबी जगहें हैं, उनकी तामीर और उनकी देखभाल और उनको आगे प्रमोट कर सके। तो ये हमने एक कैंपेन चलाई है जिसमें हमने वुकला के साथ भी हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वुकला के जो वुकला है, जो लीगल और जुडिशरी फर्टिलिटी है, उनके साथ काम करना इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत दफा हमारे केसेस हमने देखा कि फोर्स कन्वर्जन किए जाते हैं, तो जो अक्सरियत के वुकला होते हैं वो इस चीज से उनको ज्यादा आगाही नहीं होती। इसी तरह से हमने पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम करना शुरू किया, और इस वक्त हमारे पास 200 से 250 के करीब जो ग्रुप जो एक लाइक माइंडेड लोगों का डेवलप हुआ है, उसमें बड़ी तादाद में सेनेटर्स और फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस, दो सूबाई और कौमी असेंबली उसमें शामिल है। उसमें एकेडमिशियंस हमारे पास जो है शामिल है। इसमें हमने एक तो ये भी किया कि हमने पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि बहुत दफा पार्लियामेंटेरियंस जो अक्सरियती पार्लियामेंटेरियंस है वो कहते हैं कि जी अकलियत की कोई मसाइल नहीं। उनको बहुत जरूरी है पहले तो ये बताना कि अक्सरियत के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, अकलियत के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि जब तक वो इन मसाइल को समझेंगे नहीं, वो किस तरह से इसकी बात को सपोर्ट कर सकेंगे। ये मुझे बताइए कि खास तौर पे ये जो सानिया जो है, जड़ामाला के बाद जितने भी आपने प्रोग्राम मुनक्कद किए उसका आउटकम क्या है? अभी तक आप अपनी आवाज को जो है इंटरनेशनली कितना पहुंचा सकी है और उस पर क्या एक्शन लिए गए हैं? जी जी, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो हल्के, हमारे ग्रुप में जितने भी तकरीबन 200 से ज्यादा लोग थे, उन सब ने ही इसकी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया, इसकी मजम्मत की। और 23 तारीख को हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जड़ावाला में करने जा रहे हैं, मजहबी हमांगी और समाजी हमांगी, हमारी जरूरत के हवाले से बैनुल मज़ाहिब मुकालमा करने जा रहे हैं 23 सितंबर को। फादर जी भी इसमें जरूर तशरीफ लाएंगे, प्रोफेसर अंजुम जेम्स पॉल है, उनके तवसत से ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद हमने जड़ावाला में किया है, क्योंकि बहुत जरूरी था। इस वक्त जड़ावाला में चले घर तो बन रहे हैं सब कुछ, लेकिन खौफ की फिजा अभी भी कायम है। बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे। जो लोग फैक्ट्री वर्कर्स या प्राइवेट डोमेस्टिक वर्कर्स खवातीन हैं, उनको अपने काम से निकाल दिया गया है। लोगों को कई जगह पे हमने देखने में आया कि एक एक खिंचाव सा, एक कह सकते हैं कि आप सर्द मेहरी का जो है वहां पे माहौल बना हुआ है। तो ये थैंक यू। बहुत जरूरी है। फादर जी कम भी बैक टू बहुत यू। ज्यादा काविश कर रहे हैं, बिशप साहब भी बहुत काविश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस पे काम करने की जरूरत है। तो उसमें बहुत थैंक यू। ज्यादा पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में स्कॉलर जो हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी से उसमें शिरकत कर रहे हैं, ताकि वहां पे लोकल कम्युनिटी को बताया जाए कि रवादारी, मजहबी हमआहंगी और जो हमारी इस जो आप कह सकते हैं कि अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ वो किस तरह से करना है, और किस तरह से हम उस माहौल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अकमल भट्टी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं। उनकी जो सियासी जद्दोजहद है वो पिछले हमारे जो शहीद भट्टी साहब थे और उनके साथ सिर्फ शहबाज भट्टी से लेके हमने ये देखा कि उन्होंने तहरीक चलाई। और उसके बाद क्योंकि वो एक मारे कानूनदान भी है, मैं उनका इंटरव्यू इससे पहले भी कर चुका हूँ, मुझे पता है वो बड़ी जीदारी के साथ बात करते हैं और बड़ा खुल के बात करते हैं इफ एंड बट के अलावा। अकमल भट्टी साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हमने हमेशा कोशिश की कि जो है उलमा इकराम है उनके साथ बैठे और उनके साथ इस सारी चीज को जो है हम रिजॉल्व कर सकें। और ये आज की बात नहीं है। हमने ये देखा कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो हम देखते हैं कि मौलाना अशराफी को जो है, कोई भी हुकूमत हो, हमने ये देखा कि सबसे पहले जो है हुकूमत, चाहे वो पीटीआई की हो, कोई भी हुकूमत हो, तो हम देखते हैं कि मौलाना अशराफी को जो है गवर्नमेंट जो है एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। वो फौरन आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 4-5 जो है बिशप बैठे होते हैं और हम कहते हैं कि जी हम मजहबी रवादारी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मजहबी रवादारी या आपस में जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करना हम कैसे सीख पाएंगे, जबकि हम तो सिर्फ ऊपर वाले लेवल पे बात कर रहे हैं, जबकि हमारा जो स्कूल का निसाब जो है उसके अंदर हमें पिछले 40 से 45 साल में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें एक नफरत पढ़ाई जा रही है। किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो जॉन बास्को भाई, आपका और सैमसन जावेद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अहम मौजू पे ये आज टॉक शो मुनक्किद किया, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को, बाजी आसिया को, फादर जी को सलाम पेश करता हूं। जिस तरह आपने जो हम आंगी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बात, सिखाने की बात की, मैं अभी रिसेंटली आज का ही आपको वाकया बताता हूँ
कि अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, तो अभी जुलूस निकल रहे हैं। जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे अभी 1 घंटा पहले बच्चों ने जुलूस निकाला, और कुछ नारे तो थे, रसूल की आमद मरहबा, ये तो हमेशा से लगते हैं, यानी हम इसको वेलकम कहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मैं 4-5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे ज्यादा आजकल गलियों में ये नारे लगते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। और वो बच्चे छोटे छोटे जो मदरसों के बच्चे हैं सैकड़ों की तादाद में, जिसकी उम्र 8 साल है, 5 साल है। अब जड़ावाला में भी देखा, जो जलाओ गिराओ में मुलव्वस थी सारी यूथ थी। अब ये मौलाना साहब हो गए या हमारे चंद वो बड़े नाम, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट के पे रोल पे काम करते हैं, जिन्हें मिट्टी डालने के लिए भेजा जाता है कि आप जाएं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके एजाज में पहले मीडिया भेजा जाता है, फिर उनको प्रोटोकॉल में उनसे स्टेटमेंटें दिलवाई जाती हैं, कोई होली कुरान पकड़ लेता है, कोई बाइबल मुकद्दस पकड़ लेता है, और हमें ये अमन और बैनर मज़हब हम मांगी का सबक दिया जाता है, और ये सारी बाहर से मतलब लोग आएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट तो कभी भी नहीं निकला। न ये कॉन्फ्रेंस शांति नगर के बाद भी हुई, ये 2009 में कोरिया गोजरा के बाद भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये जोसेफ कॉलोनी के बाद में कॉन्फ्रेंस हुई। हमें कोई नई बात बताई जाए, इसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, हमने खानापुरी की कॉन्फ्रेंस का, कभी अमन भी नहीं हुआ। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब ये हमारे हम आंगी के जो दावेदार है, जब सानहा होता है, ये उलमा को फोन करते हैं कि आए हमारे साथ चले, और सबके फोन बंद होते हैं। कोई वहां पे मौके पे जाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई वहां पे रोल प्ले करने के लिए तैयार होता। ये सारी जो कार्रवाई है बाद में डाली जाती है। वहां पे फिर ताहिर अशरफी साहब भी आ जाते हैं, हमारे लोग भी आ जाते हैं। मैं ये गलत नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पहले क्यों नहीं होता, ताकि एक सानहा होने के बाद ये सारी एक्टिविटी क्यों होती है, सानहा होने से पहले क्यों नहीं होती? आज भी कोई हालात अच्छे नहीं है, हम कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, सारा कुछ हो जाएगा, आज भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 माह से ऊपर हो गया है सानहा जड़वा, अभी 22 FIR हुई हैं, 22 में एक भी चालान मुरतब हो गया, हालांकि 14 दिन में इन्होंने चालान मुरतब करना था। किसी एक FIR में पूरे लोग जो हैं वो नामजद होके वो पूरे गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक किसी की आइडेंटिफिकेशन परेड चंद FIR में हुई है, सारी नहीं हुई। ऐसे ऐसे चुन चुन के कमजोर मुद्दई पुलिस ने सामने लेके आई, जो 5 मुद्दई तो मेरे पास आए, जिन्होंने कहा कि हम इसको नहीं कर सकते, हम चलना नहीं चाहते। एक बंदा था मदई, उसको उसने चौधरी के भट्ठों पे काम करता, 2 लाख रुपया देना, वो सुबह ही उसके घर पहुंच गए कि हमें दें आप, वरना इससे पीछे हट जाए। इनके लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उन लोगों के लिए इंसाफ कहां से मिलेगा? 9 FIR के मदई हमारे पास सब इंस्पेक्टर हैं, वो किसी को नामजद करें, वो किसी को ना करें, वो किसी के एविडेंस करवाएं, वो ना करवाएं, किसी से रिकवरी करें, वो ना करें, किसी का इस पे कोई हाल नहीं। हम सारे बस अमन कॉन्फ्रेंसों पे लगे हुए हैं, बैनर वजह मंगामी स्टेटमेंट है, ठीक है, अखबारों में चल रहा है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ की बात है, और मैं आज लिख के देता हूँ, किसी को भी सजा नहीं होनी इस केस में। जिस तरह का हमारा रोल है, जिस तरह का हमारी लीडरशिप का नेगेटिव रोल है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। बस ठीक है, हम अमन फैलाएंगे, एक और सानहा हो जाएगा, फिर हम ये कॉन्फ्रेंसेस फिर शुरू हो जाएंगी। अकबर भाई, मैं जी आपकी जी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चाहता हूं कि अपने तमाम जितने भी शुरका हैं उनके साथ एक चीज को शेयर करूं। आपको पता है कि जब कुरान मजीद का जब वाकया हुआ था, जो कि हमने देखा स्वीडन में हुआ, तो हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने पूरा एक दिन जो है उस सानिया के लिए वक्फ किया और छुट्टी की गई। और उसके बाद हमने देखा कि पूरी पार्लियामेंट जो थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब उस टाइम के वजीर आजम थे, और उन्होंने पूरी पार्लियामेंट ने जो है करारदार मंजूर की। हमने ये देखा कि कितनी सारी बाइबल्स जो है इस वक्त जलाई गई, कोई जो है पार्लियामेंट में करारदार मंजूर नहीं हुई। इवन के कोशिश की गई कि सेनेट में ये हो जाए, और सेनेट में भी ये पास नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपके सामने चाहता हूं कि कुछ चीजों के हकायक पे रखूं, और पहले मैं फादर जी के पास जाऊंगा, फिर उसी तरतीब से आपसे भी सवाल पूछता हूं कि हमने देखा कि 12 तारीख को द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स on Tuesday sought details of persons detained under the blasphemy law from the National Commission for Human Rights. Senator Wajid Walid Iqbal chaired a meeting of the committee. According to an official handout, the body adopted the recommendation to constitute a national coordination committee within the Ministry of Human Rights to draft a standard operating procedure for effective control on issues that cause suffering the minorities. The committee condemned the Jadawala incident when a violent mob destroyed dozens of houses and churches over allegations of blasphemy, and also deliberated on the steps taken on the aftermath. The handout said the committee
repeatedly expressed concerns over the abuse of blasphemy law and observed that incident like Jallianwala were a cause for shame for the nation. अच्छा, इसके साथ मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं कि जो थी, speaking to Dawn, Senator Iqbal said that the committee had sought details of blasphemy cases from the NCHR. We have asked about how many people are being tried under the blasphemy law, how many people are in jail, and how many people have been sentenced, he said. Okay. और फिर उसके साथ उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज बयान किया, वो मैं चाहता हूं कि क्योंकि सिस्टर आसिया नासिर भी यहाँ पे है एज अ पार्लियामेंटेरियन, वो इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तौर पे आगे बात कर सकेंगी, ताकि हम इन सारी चीजों पे क्या स्टेप ले सकते हैं। तो दो जो लोग थे वो दोनों के दोनों पीटीआई से उनका ताल्लुक था, जो कि सेनेटर थी सीमी अजीदी। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द मीटिंग पीटीआई सेमी ज़ैदी सजेस्टेड revisiting the blasphemy law. Such incident did not happen so frequently, she said, adding that it needed to be examined whether something was left out. और ये जो चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने स्पीकिंग टू द डॉन, उन्होंने कहा कि सीमी said that there had to be reason why such incident of mob violence were taking place with such frequency. फादर जी, आपने बल्कि बड़ा अच्छा कहा कि आपने कोरिया का जिक्र किया, आपने जड़ावाला का जिक्र किया, आपने गोचरा का जिक्र किया। ये तीनों जो थे वो तीनों के तीनों फैसलाबाद के उसमें थे। मॉब मेंटालिटी को हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि हम बात करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है, और जिस तरह के अकमल साहब ने बिल्कुल राइटली कहा था कि हम कमेटियां बनाते हैं, हम बात करते हैं और ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम जो है इस कानून की जो है ये कानून जो कि 1986 में जियाउल हक ने जो है ऐसे 295 और ABC और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने ये सारी चीजें की, अगर हम 86 से पहले देखें तो हमें कोई इस तरह के ऐसे कोई इंसिडेंट नजर नहीं थे आते। क्या आपने कोशिश की उलमा के साथ बैठ के कि भाई इस पे भी गौर किया जाए, और दूसरा ये कि सिलेबस में जो नफरत है उसे निकाला जा सके, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो बात है आपने की है, पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ हम पार्लियामेंट से आवाजें सुन रहे हैं, ये आवाजें उस वक्त आती हैं जब कोई वाकया हो जाता है, कुसानहा हो जाता है, इससे पहले नहीं आता। चित्राली ने क्रिश्चियनों की कितनी बेइज्जती की थी, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था, इससे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियन वहां रोए हैं, असेंबलियों में रोए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, हमारी को सुन नहीं रहा है। जहां कानून बनता है, जहां उसको डिजाइन किया जाता है, हमारे लोग तो उसमें शामिल ही नहीं होते। अगर शामिल होते हैं तो उनके साथ मिलते हैं, क्योंकि ये अपना वोट लेके जाते ही नहीं है। अगर वोट लेके जाएं, इनकी कोई ताकत हो, इनकी कुवत हो, इनसे कुछ सुना जाए, इनसे पहले लिखवा के रख लेते हैं कि अगर आपने ना की तो आपको निकाल देंगे। ये जो है कानून को तब्दील करने, कानून को खत्म करने की बात हमने छोड़ दी हुई है। अगर कानून है तो रहे, पर कानून को नाफज करने वाले, कानून को बनाने वाले, जो उनका हक है वो अपना अदा करें। कानून को तो लोग अपने हाथों में लेते हैं। यहाँ जंगल का कानून है, यहाँ कौन किसको रोकेगा? हम इजाजत देते हैं जी, लोग आ गए हैं, हजूम आ गया है, पता नहीं कहां से आ गया है, हम उनको ये इजाजत देते हैं कि घर जला दो, मगर किसी को मारना नहीं है, कोई कत्ल नहीं करना है, कोई खून नहीं बहाना है। ये कॉम्प्रोमाइज करके फिर उनको भगा देते हैं कि जाओ भाई, हम इनको रोक नहीं सके हैं। इनको नहीं रोक सके हैं तो जब इतने लोग हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने आ जाते हैं, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, उस वक्त तो रोक लेते हैं लोगों को, हजारों लाखों लोगों को रोक लेते हैं। अभी क्यों नहीं रोका गया? कानून रहे जहां है, कानून सबके लिए बराबर होते हैं, रहे कानून, मगर कानून को कोई अमल में लाने वाला तो हो, कानून को माने तो सही। यहाँ कानून को मानता नहीं है। कल अभी बहुत सारे पूरे पंजाब में से कुछ बिशप साहबान, पादरी साहबान, प्रीस्ट, कैथोलिक प्रीस्ट, कुछ सियासतदान भी एक दो थे, जो आईजी ऑफिस में इकट्ठे हुए। वहां तमाम इंतजामिया, तमाम लोग जो पुलिस से तल्लक रखते हैं, डीएसपी, एसएसपी और डीएसपी और जितने भी एसएचओ वगैरह थे, जो जिनका तल्लक जड़वाले से था, वो लोग, जिनका तल्लक गुजरांवाले से था, जिनका तल्लक शेखुपुरा में जो वाकया हुआ सरगोजा में, वो तमाम वहां हाजिर थे। वहां ये कहा गया कि अगर एफआईआर आपने दर्ज की है
तो उसमें क्या 295A या B लगाया है या C लगाया है? सिर्फ सिंपल 295 लगा दिया गया है। तो ये इस पर बातचीत तो हुई है, हमने बातचीत की है। और रियासत जो है वो पुलिस जो है वो खुद तो मदई है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? हम अपनी आवाज तो उठाते हैं, मगर यहाँ जो कुछ होना होता है वो पहले से तय हुआ होता है। वो हमारी तो सुनता नहीं है कोई भी। इंतजामिया ने बहुत देर तक हमारी नहीं सुनी है, हमने अपने आप को मनवाया है और अपनी आवाज बुलंद की है। आपको मैं याद दिलाऊं कि पहले दिन ही जब ये वाकया हुआ तो उस रात आईजी पंजाब जो है वो इधर फैसलाबाद में आए, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने कहा मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। फिर हमें मौका दिया कि आप अपनी बात कर लें। यहाँ जो बात होती है वो सीधी सीधी नहीं होती है। हम करते हैं अमन की बात, पर अमन लाने के लिए अगर वो, मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है बहुत साल पहले की, कि अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो जंग का सामान तैयार करो। थैंक यू फादर जी। आपने मैं सिस्टर जी आपकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपना फादर रशीद ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जब जिस टाइम ये कानून बनते हैं, जब इसमें तरमीम की जरूरत होती है, तो ये जो काम जो होता है वो पॉलिटिशियन का होता है। मुझे पता है कि आप 2-3 दफा जो है रुकन जो रही है पार्लियामेंट की रही है। आप मुझे बताइए कि कितने जो है हाथ बंधे हुए होते हैं पार्लियामेंटेरियन के, खास तौर पे मिनॉरिटी पार्लियामेंटेरियन के। क्या हम उसमें कोई चीजें सजेस्ट कर सकते हैं? क्या हुकूमत जो है हमारी इन चीजों को मानती है? आपके लिए क्या मसाइल होते हैं जब इस तरह की क्लॉजेस में तब्दील करने की जरूरत होती है? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी, जैसे फादर जी ने कहा कि जी अगर हमारे वोटों की ताकत से वहां पे गए हुए नुमाइंदे होते तो ऐसा ना होता। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब ये कानून बना था उस वक्त जो नुमाइंदे थे वो वोटों के साथ ही वहां पर इलेक्ट होकर गए थे, जिनकी मौजूदगी में ये कानून बना था, और उन्होंने इसको बड़ा अपील भी किया था। अब बात यह है कि ये कानून जो है ये एक ऐसे हथियार के तौर पर पाकिस्तान में सूरत अख्तियार कर गया है कि जिसको रोकना एक, मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है। और इनकी बात सही थी कि इसको तब्दील करना अब नामुमकिन ही नजर आता है। और यहाँ तक मैं ये बताऊं कि अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जमहूरियत में अक्सरियत जो है वो ही उसका ही राइट होता है। मैं ये बताना चाहूँ कि हम 10 नुमाइंदे होते हैं पार्लियामेंट, और मैंने आज तक अपनी पार्टी को कहीं नहीं लिख के दिया होता कि जी अगर मैं पार्टी लाइन से अगर बात करूंगी तो आप मुझे पार्टी से निकाल दें। और ये सबके सामने है कि मैंने हमेशा अपनी पार्टी लाइन से हट के भी हमेशा से अपने लोगों की बात की, चाहे वो गोलजा का इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो पिशावर का इंसिडेंट हुआ है, या कोई और इंसिडेंट हुआ है। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि यहाँ पर कि हम जो 10 लोग हैं, हम भले उससे इख्तलाफ कर भी लें तो हमारी जो आवाज है 10 लोगों की, वो कोई भी कानून साजी पे ना इफेक्ट करती है, ना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ना करती है। क्योंकि 10 जहाँ पे 342 के हाउस में 310 लोगों की कोई वक़्त रहती नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो हमारी सीटें बढ़ानी चाहिए, कम से कम हमारी 20-25 वहां पे आवाज हो, और उसके लिए लॉबिंग करना बहुत जरूरी है। मेरे भाई अकमल ने कहा कि हम कॉन्फ्रेंसेज या इस तरह की, मैं समझती हूँ कि ये चीजें बहुत जरूरी है, ये कभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में मैंने कभी खत्म नहीं की थी, और आपके इल्म में भी है, जॉन भाई सैमसन साहब के भी है, कि मुसलसल हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके पास, इसके अलावा हमारे पास और चारा ही क्या है, मुझे ये लोग बता दें। मैं दूसरी तरफ मैं किसी को डिफेंड नहीं करती हूँ, और यकीनन भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस और ये मुद्दई होते हैं वो खुद जो है वो अपने लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं। पुलिस में हमारा लोगों का ना होना समझे कि ना होने के बराबर है हमारी वहां पर नुमाइंदगी। हर तरफ अगर देखें तो यही आलम है इस वक्त पाकिस्तान में। जो तासुबात है वो इंतहा पर पहुंचे हुए, और ये जो कानून है ब्लेसमी लॉ, शायद ये जिसको नहीं भी पता था अब उसको भी पता है कि ये एक कानून है जो कि हम अपने खास तौर पर अक़लियत के लोग हैं उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि देखिए अमन या डायलॉग का जो रास्ता है उसको कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, चाहे उसके असरात जो है वो बहुत देर से मुरतब हो। लेकिन आप हमेशा पूरी कौमों में आप देख लीजिए कि जंग के साथ शायद मसाइल हल नहीं होते, लेकिन डायलॉग के जरिए ही मसाइल जो है उनका हल होता है। और हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के बराबर शहरी हैं, हम यहाँ के वारिस हैं, और ये हमारा पूरा हक है। हमारा आइन हमें हक देता है मजहबी आजादी की, और हम ना तो किसी की तौहीन करते हैं, और ना हमारा मजहब इस चीज की हमें तालीमात देता है कि हम किसी दूसरे के मजहब के खिलाफ जो है वो तौहीन करें। ये जो आपने कही ना मजहबी आजादी, देखिए बहुत सारी जगह पे हमें मजहबी आजादी तो होती है, लेकिन मैं आपको पंजाब के सिनेरियो में बताना ये चाहता हूँ
कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, देखिए ना, अगर आप एक बच्चे को आप उसके जेहन में यही डालेंगे कि आपने जो है अपने पड़ोसी से कैसे नफरत करनी है, आपने दूसरे मजाहब के साथ कैसे नफरत करनी है, पिछले 45 साल से आप अपना सिलेबस उठा के देख लें, आप उठाएं 8वीं की किताब देख लें, आप उसमें देखें कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप 6ठी की किताब उठा के देख लें। तो मैं ये जॉन भाई, वो कहता हूं आपको बताने की नहीं, मैं हमें सब चीजें पता है, हम उस जी पे मुसलसल काम कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, जो जहां तक हमसे कोशिश होती है हम उसको कर रहे हैं, हर जगह जहां तक मेरी है मैं हम पहुंचते हैं, अपनी जमात में भी इस बात को रखते हैं, आगे पहुंचते हैं। तो मेरी जमात के जो काबरीन है, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो वो जड़ावाला के मौका पर गया, वहां पे उन्होंने वहां विजिट किया है, उसकी मजम्मत भी की है, बाकी भी तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। देखिए, हम मुसलसल हम कॉन्फ्रेंसेज, आप जो बात की है, हम अवेयरनेस क्रिएटिंग का काम, एडवोकेसी का काम हम करते रहे हैं, मुसलसल करते रहे हैं, और एकदम से किस तरह का जो वाकया आ जाता है, वो सारे जो कोशिशें हो रही होती है उसको कहीं हद तक समझे वो बिल्कुल जीरो कर देता है, और हमें फिर दोबारा से शुरू करने की जरूरत होती है, और एक इलाका या एक जगह जो है वो हाईलाइट हो जाती है कि नहीं, यहाँ भी काम करने की जरूरत है। तो मैं आपको ये बता रही थी, हम जो है इस वक्त एचईसी के साथ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ, तो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी वो लोग थे जो आग लगाने हैं, तो उसमें ज्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की थी। हम मदारिस के साथ हम उलमा को ले रहे हैं कि मदारिस के वहां पे रिफॉर्म्स लाया जाए, वहां पे काम किया जाए, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ काम करने की जरूरत है, नौजवानों के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत हर लेवल पर हमें जो है वो काम करने की जरूरत है। इसी तरह से अकमल साहब जो है वो लॉयर है, उनका लीगल तजर्बा है, और वो वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं। इसका फादर जी जो है वो उल्मा के साथ काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि एक सामाजिक जो है आप कह सकते हैं कि कारकुन हूँ, समाजी एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ साथ एक सियासी वर्कर हूँ, तो मैं अपने हल्के में, देखिए, कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन कुछ आलम इस तरह से है कि कहते हैं ना कि दर्द बढ़ता गया जूजू दुआ की। तो दूसरी तरफ जो हमारी अक्सरियत कम्युनिटी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। एक तरफ तो चले, मैं मानती हूँ अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ दे ना दे, लेकिन उनको डी रेडिकलाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर वो डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये डी रेडिकलाइजेशन उनकी अपनी जड़ों को जो है वो खोखला कर देगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अकमल साहब की तरफ जाऊंगा। अकमल साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक कानून से भी है और सियासत से भी है, आप ऑलरेडी पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस के जो है चेयरमैन है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये मुझे बताइए कि डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए सियासी जमातें तो खुद जो है उन अनासर को इस्तेमाल करती हैं अपने वोट बैंक के लिए, तो किस तरह से ये जो है डी रेडिकलाइजेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह वो एक्सट्रीमिज्म से अपने आप को दूर कर सकते हैं? अच्छा, अब एक एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि इस टाइम हमारी कौम जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में 3 या 4 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, तो क्या मैसेज होगा आपका कि जो मेन पार्टीज है, हमारे जो वोटर्स जो है, मसीह जो वोटर है, मिनॉरिटीज के वोटर है, उन्हें कौन से स्टेप लेने की जरूरत है इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इसमें हम जो मतलब इसको हमने जो तअस्सुब है, नफरत है, इसको खत्म करने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ना की जाए, लेकिन मैं एक जरूर बात करूंगा कि यहाँ कॉन्फ्रेंस में हम मजलूम को बचाने की बात हमेशा करते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जो गारतगर है उसकी मजम्मत भी नहीं करते। मैं ये जरूर आइंदा जो भी लोग करेंगे वो उलमा को बुलाएं और उलमा से गुजारिश करते करें कि ये 3 साल से जितनी भी ब्लास्फेमी की FIRs हुई हैं, जितने भी मोब वायलेंस हुआ है, उनके पीछे एक TLP का नाम आता है। ये उस फोरम से क्यों उसका नाम नहीं लेते? जब तक हम इस तरह के अनासर की मजम्मत नहीं करते, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो उलमा आते हैं वो हमसे हमदर्दी करके तकरीरें करके जी हम चाहते हैं अमन की बात करते हैं, लेकिन उसकी मजम्मत नहीं करते, तो क्या असर हो जाता है? तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारी बाजी जो जड़ावाला में कॉन्फ्रेंस करती हैं, यकीनी तौर पे उसकी जो रेजोल्यूशन है ये उनसे कहें जो पार्टिसिपेंट है कि वहां पे वो TLP का नाम लेके उसकी मजम्मत करें, और हुकूमत से मुतालबा करें कि ये जो नफरत फैलाने वाली, नफरत का कारोबार करने वाली जमात है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले भी लग चुकी है, लेकिन फिर इसको फ्री हैंड दिया गया। अब रियासत को अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगी। अब आप मजहबी इंतहा पसंदी को फैला के तो फिर लोगों के साथ यहाँ पाकिस्तान में अमन नहीं कर सकते। आपको पिप के पास नेशनल एक्शन प्रोग्राम था जिसको आपने बदला, जिसपे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपने पिछले 5 साल पूरे रियासत मदीना की बात की और दूसरों को दुनिया में काट दिया, तो इससे तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल मदरसों को अपने कंट्रोल में लें, उलमा के साथ बात करें और उनको अपनी दीनी तालीम के साथ दूसरी तालीम के लिए उनको कायल करें और उनके निसाब पे कड़ी नजर रखें।
आप हेट स्पीचेस, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें भी शामिल है, हेट स्पीचेस पे पाबंदी लगाएं। आप जो खुतबे होते हैं जो उलमा देते हैं जुमे को, उसको मॉनिटर करें। आप ये जो अभी मैंने बताया, जो जुलूस निकल रहे हैं, जो लोग सरतन से जुदा की बात करते हैं, उस पर पाबंदी लगाएं कि ये स्लोगन नहीं होगा गलियों सड़कों में, जो बच्चों को मोटिवेट करता है, जो लब्बैक के नारे लगते हैं उसको नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ करें। और तीसरी बात जो सेकंड आपने कहा कि आइंदा होने वाले इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम जो मजहबी जमातें हैं, अगर वो समझती हैं, सीरियस हैं कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन करेंगे उनकी, और सानहा जड़ा वाला आखिरी सानहा होगा, कोई सानहा इसके बाद नहीं होगा, तो वो अपने जो इंतखाबी मंशूर है उसमें कहें कि यहाँ पे जो मजहबी दहशतगर्दी है उसका खात्मा हम करेंगे इक्तदार में आने के, हम अपने सिलेबस को रिव्यू करेंगे, हम सख्ती से जो एक्शन प्लान है उसकी हम अमलदारी करेंगे, और जो हमारी रियासत में पुलिस में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारी अदलिया में, हमारी फोर्सेस में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो पेनिट्रेशन हो चुकी है इंतहा पसंदों की, उसका कला कमा करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि 11 अगस्त को जो हम पे जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें मेन वजह एक वो 2-3 वहां पे पुलिस अफसर से वो मजहबी तो मुतअस्सिर थे, जब उन्होंने कहा देखा कि मैं ब्लास्फेमी के मिसयूज पे बात कर रहा हूँ, मैं फोर्स कन्वर्शन पे बात कर रहा हूँ, तो उनको गुस्सा आ रहा था, तो वो हमारे गले पड़ने को तैयार थे। तो ये पेनिट्रेशन हमारे इदारों में मौजूद है। तो इसको देखने के लिए ये इंतखाबी सियासी पार्टियां जो है अपने इंतखाबी मंशूर में लेके आए कि हम इनको भी मॉनिटर करेंगे और इनको वहां से निकालेंगे, और पीसफुल लोग जो लिबरल हैं, सेकुलर है, जो कायदे आजम का नजरिया था, उसको करने के लिए अमली तौर पे सीरियस कोशिश करेंगे। तो ये मेरी कुछ तजावीज हैं। थैंक यू, वेरी गुड। फादर जी, क्योंकि आपका तो मैंने आपसे 2-3 पहले भी इंटरव्यू किया है और मुझे पता है कि आप बड़ा बोल्ड स्टेप से बात करते हैं, अभी भी जो आपने बात की। लेकिन हमने माजी में ये भी देखा है कि हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप थी, मैं क्रिश्चियन लीडरशिप की जब मैं बात करता हूँ तो मैं मेन जो चर्चिस है, 2 चर्चिस, जिस तरह के हमारा कैथलिक चर्च हो गया और फिर उसके बाद चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बिशप हो गए, या इस तरह हमने ये भी देखा कि माजी में जब बाहर की हुकूमतें थी, जब उनसे पूछा जाता था कि पाकिस्तान में जो है इस तरह के कवानीन की वजह से पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज है वो बहुत सफर कर रही है, तो उनका जवाब होता था कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। आप क्या समझते हैं कि उसका इफेक्ट जो है अब कितना हो रहा है? और दूसरा ये है कि हम यहाँ से भी बहुत सारे जब, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे टैक्स पेयर हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो टैक्स जो है जब वो पाकिस्तान में जाके किसी खास तौर पे एजुकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, तो मेरी एक ख्वाहिश होगी कि वो एजुकेशन जो है नफरत फैलाने के लिए ना हो बल्कि मोहब्बत के लिए हो। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप तीनों को कि आप इन सारी चीजों पे काम करें। आप क्या कहेंगे इन सारी चीज में? अभी तो हम छुप ही नहीं सकते, अभी हम कह ही नहीं सकते, और जो कहेगा उसको शर्म आएगी, क्योंकि यहाँ अमेरिकन एम्बेसी वाले आके कहते हैं कि जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं है, अकलीतों के साथ इजहार आसानी अच्छी नहीं है। ठीक है, जो यूएन वाले लोग आए हैं, ह्यूमन राइट्स वाले लोग आए हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आए हैं, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आए हैं, जो जर्मनी की तरफ से आए हैं, और जो हमारे पास इधर मिलने के लिए आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये इन इन लोगों ने जो भी आए हैं, जिस एम्बेसी से आए हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। अभी हम जाके बाहर कैसे कहेंगे कि हमारे हालात अच्छे हैं? ये आज़ार सानी बहुत वजनी लफ्ज है, ये दुख और मुसीबत से कहीं ज्यादा है। ये किसी को मजहबी तौर पर किसी को मार देना, उसको खत्म कर देना, उसके जज्बात को हमेशा के लिए मजरू कर देना, ये वो है एजाज सानी। एजाज सानी सिर्फ मार देना ही नहीं है, ये उनके जहनों को मफलूज करना भी है, और ये हमारे साथ हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है, मैंने पहले कहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम जंगल में रह रहे हैं, ये जंगल का कानून है, यहाँ कोई मानता नहीं है। यहाँ हमें जब हम बात करते हैं मौलाना हजरात के साथ करते हैं, तो वो कहते हैं कि जाके जेलों में देखो इस कानून के तहत कितने मुस्लिम ज्यादा हैं, और वो हजारों के हिसाब से है, हमारे लोग तो फिर कम हैं, मगर वो भी डरते हुए मुट्ठी भर लोग जो इंतहा पसंद लोग हैं उनसे खौफजदा हैं, जैसा कि अकमल साहब ने कहा है, नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और क्योंकि रियासत पीछे खड़ी हो जाती है, और जब रियासत उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है अपने मतलब के लिए, तो जियाउल हक ने जो आने वाले लोग थे अफगानिस्तान से, उनसे क्लाशनकोफ लेके, उनसे बंदूक लेके जो हमारे मुल्क का हाल किया है, जियाउल हक तो हमेशा उसकी कब्र पर धुआं निकलता ही रहेगा। ये अब भी हमारे साथ ये कानून को बदलने की बात छोड़ दें। कानून हम बदल नहीं सकते हैं, कानून को हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, हम इसे कबूल करते हैं जैसा भी है, मगर इस कानून को अपने हाथों में कोई ना ले। अगर अगर तो ये कानून होगा, और अगर उसके बाद जिस तरह के पुलिस जो है, अकमल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पुलिस के अंदर या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है, अगर उनमें कुछ लोग इस तरह के होंगे कि जिनकी जो सिंपैथी जो है, खास तौर पे ब्लास्फेमी के कानून की जब बात भी की जाएगी, तो वो वहां पे इश्तियालबाजी हमने देखा कि माजी में सलमान तासीर साहब जो गवर्नर थे, उन्हें जो है किस तरह से असैसिनेट किया, ये सारी चीजें। तो कानून जो है, जब तक के कानून कानून रहे चाहे ब्लास्फेमी का, लेकिन हम कहते हैं कि क्या पुलिस को जो है आपको एम्पावरमेंट करने की जरूरत नहीं, क्या आपको मस्जिद के लाउड स्पीकर को जो है कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्या आपको मदारिस में जो है बेहतर एजुकेशन देने की जरूरत नहीं। सिस्टर आसिया, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है अब कम है, मैं चाहूंगा कि आखिरी उसमें आप बताइए कि अब हमारे पास जो है इन सारी चीजों का, क्योंकि ये जो वाकयात जो है बड़े तवातर से होती हैं, अगर हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो कौन सी ऐसी तजावीज हैं जो कि आप चाहेंगी कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, जावेद, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी, फादर जी की बात बिल्कुल सही है कि कानून तब्दील करने की तो बात हम करते ही नहीं है। फर्स्ट करें कि मैं वहां भी गई, कॉन्फ्रेंस हम करेंगे वहां पर, मैं तो कॉन्फ्रेंस करके वहां से आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी किसी स्टेटमेंट और मेरे किसी ऐसे लफ्ज की वजह से, अल्फाज की वजह से, वहां के लोग जो पहले ही परेशानी का शिकार है, उनका जीना दोभर हो जाए। मैं इस्लामाबाद में बैठ के, आप इंग्लैंड में बैठ के तो ये बातें कर सकते हैं, लेकिन हम उस जगह पर जाकर वहां पर मजीद फिजा को जो है वो खराब नहीं करना चाहते और ना करना चाहिए। यकीनन बिल्कुल फादर जी ने कहा, आपने भी कहा कि लाउड स्पीकर जो है, सबसे पहले तो उस पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और मैं एक चीज में वाजिया करूं, इसमें बहुत हद तक शहबाज भट्टी साहब की जब शहादत हुई है, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई और नून लीग की जब हुकूमत आई, उसमें मैं कमीशन की भी मेंबर रही, और उसमें बहुत हद तक हमने जो है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने इसमें इकदाम किए थे। जैसे आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, अगर कुतुब में से, सिलेबस में से जो नफरत अंगेज मटेरियल निकालने का काम, वो भी जरूरी हुआ। लेकिन पिछले जो 5 साल थे, में इंतहा पसंदी जो है वो बड़ी है। उसकी वजह, उसके सम्राट जो पिछले 5 साल, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के बदतरीन 5 साल गुजरे हैं, उसके सम्राट अब हम भुगत रहे हैं। कि रेडिकलाइजेशन जिसको किसी हद तक काबू करने की कोशिश की जा रही थी, एक दफा फिर पिछले 5 साल में उसको जो है तवालत मिली। एक तो हमारी कोई वजारत नहीं थी, कहीं भी हमारा कोई मिनिस्टर नहीं था, वजारत खत्म कर दी गई थी, हमारी कोई आवाज ही नहीं थी। और जो हमारे अरकान पार्लियामेंट में बैठे थे, वो बेचारे भी पूरे 5 साल इसी तरह से इधर उधर रोल होते रहे। और तीसरी बात ये कि पिछली हुकूमत ने डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, बल्कि उसको फरोग ही दिया है। ये उसी का है। मैं समझती हूँ कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उस वक्त, और आने वाली हुकूमत को भी इससे सबक सीखना चाहिए। और सबसे पहले जो इंतहा पसंदी का एक, जो मैं समझती हूँ कि एक अजदहा जो है, या जिन जो है बोतल से बाहर निकल आया है, इसको सबसे पहले उनको बोतल के अंदर करना पड़ेगा। वरना पाकिस्तान जो है, उसकी जो यूनिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, वो खतरे में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अकमल साहब, मैं चाहता हूँ कि कोई एक, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी तजावीज दी है, मैं सिस्टर जी की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पिछली हुकूमत में जो है रेडिकलाइजेशन हुई, लेकिन जितनी मेरी एज है, जितनी मैंने पाकिस्तान की सियासत को देखा है, मुझे तो पंजाब में, खास तौर पे मैं पंजाब का जिक्र करूंगा, कि पिछले 40-45 साल में मुझे वही रेडिकलाइजेशन नजर आई है। पीपल्स पार्टी ने गो की कोशिश जरूर की है अपने दौरे हुकूमत में कि कुछ ना कुछ जगह पे इसे कम किया जा सके, लेकिन वो हो नहीं सकी। आप क्या कहेंगे इस बारे में, और क्या आप कोई सोल्यूशन देंगे इन सारी चीजों का? जी थैंक यू। मैं जरा थोड़ा सा एक जरूरी बात अहम जरूर रखना चाहता हूँ कि अभी हमारी एक और बड़ी लड़ाई है जिससे हमें लड़ना है, और वो सानहा जड़ांवाला के तनाजर में थ्योरी क्रिएट की गई रियासत की जानब से। अब तो एक बयानिया हमारे खिलाफ घर दिया गया है स्टेट ने कि हम खुद ही अपने घरों को आग जलाते हैं, लगवाते हैं, हम खुद ही होली पेजेस को जलाते हैं, हम खुद ही होली प्रॉफिट की करते हैं, हमारे अपने लोग मुलव्वस हैं ऐसी कार्रवाइयों में, और हम खुद ही आग लगाते हैं। हम खुद ही अपने दीवारों, चर्चों की दीवारों पे कलमात दिखाते हैं, हम खुद ही उसको मिटाते हैं, हम खुद ही अपने आप को गोली चले, और ये सारा कसूर हमारा है। और हम किस लिए करते हैं? हम साइलम लेने के लिए, हम वीजे लगवाने के लिए कर रहे हैं। ये एक बयानिया हमारे खिलाफ बना दिया गया है। अब तो बाकी चीजें सारी साइड पे रख के हमें तो बिल्कुल खत्म करने की, दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सारा किया धरा हमारा खुद है। हालांकि बिल्कुल इसमें कोई, अब तो कौम को इस बयानिए को रद्द करने के लिए हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये ना हो कि हमें, अगर लोग मरते रहेंगे, लोग चलते, लेकिन किसी कौम का अगर बयानिया ही खत्म हो जाए,
किसी कौम को अगर चोर डिक्लेयर कर दिया, ये तो हमारी करेक्टर असैसिनेशन है। बात ये थी कौम कि हम सारे गुनाहगार हैं। पहले हमारे कभी हमारे नाम पे खाकरों भी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कभी हमें मनशियात फरोश डिक्लेयर किया। अब ये भी कर दिया गया कि हम ये सारे कार्रवाइयां खुद कर रहे हैं। हम ब्लास्फेमी को खुद ही कॉन्स्पिरेसी हेज करते हैं, हम खुद ही अपने घर जलवाते हैं अमदाद देने के लिए, बाहर के लोगों की ट्रैक्शन लेने की। दिस इज वेरी रॉन्ग। और मैं समझता हूँ कि तमाम आज आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करता हूँ कि दो बड़े सानहात में, जड़ावाला में और पादरी विक्की साहब के केस में, ये हमने ऑब्जर्व किया। और जितने भी इस तनाजर में 16 अगस्त के बाद जितने भी केसेस हुए, उस सब में हमें ही रगड़ा फेरा गया, हमारे लोग पकड़े गए, हमसे ही इन्वेस्टिगेशन की गई। और ये किस तरफ रियासत लेके जा रही है, इसको वॉच करें खुदा के लिए। सब अपने दोस्तों से, पार्लियामेंटेरियन से, अपने चर्च लीडर से, अपने पॉलिटिकल और समाजी लीडर से मैं कहता हूं कि इस तरफ ध्यान दे। ये अजदहा जब निकल चुका, ये कॉन्स्पिरेसी हमें निकल जाएगी, बासियत कौम हमें तबाह कर दी जाएगी। तो मैं हम कहता हूं कि इसके बयानी के खिलाफ खड़े हुए बात करें कि नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं है, इनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जाली है और इसमें हमने खुद इन्वेस्टिगेशन किया। तो अगर हम इसके खिलाफ खड़े होने में कामयाब होते हैं, अगर हम इस बयानिए के खिलाफ लड़ते हैं और अपना बयानिया लेके कि नहीं हम सच्चे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है, अगर हम करते हैं तो हम बच पाएंगे। अदरवाइज ये भूल जाएं कि हमें फिर कोई यहाँ पे राइट की बात भी करने देगा। इसके बाद हमें डिक्लेयर किया जाएगा कि हम गद्दार हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, और फिर हमें एलिमिनेट किया जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग, और इसके खिलाफ बात करना इंतहाई जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। साहब, आपने बहुत ही जिस जानिब आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके भी खदशात होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि इस तरह का जो बयानिया जो है हुकूमत जो बना रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फादर जी, क्योंकि जो कैथलिक जो चर्च है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, और उसकी जो लीडरशिप होती है उसकी आवाज को पूरी दुनिया में सुना जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है कौन से स्टेप लेने की जरूरत है, और क्या हमें सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है? पहली बात तो यह है कि हमें इंटरफेथ के लिए काम करना चाहिए। मौलाना हजरात के साथ भी बहुत ज़रूरी है, हमें महज़ब मुआशरे के साथ भी करना चाहिए, हमें स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, आम लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पे जाके भी हमें इंटरफेथ के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ पादरी हैं, कुछ फादर हैं, कुछ बिशप हैं, वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। पता नहीं वो कहाँ तक हकीकत होती है और क्या होता है। हर को अपनी अपनी जगह पे कोशिश करता है। हम उनसे अच्छा काम करके दिखाएं ताकि उनको रद्द किया जाए, उनको पीछे लाया जाए, मगर मुखालफतें अच्छी नहीं है। ऐसे सानहा के वाकयात के दरमियान में ऐसी आवाजें नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो मिनिस्ट्रियां मिली हैं, मेहरबानी करके इनसे हमारी जान छुड़वाएं। एक एक गली में 7-7, 10-10, 20-20 चर्चेज हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए। और ये रुकते नहीं हैं, अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, रात को एक दूसरे को सताते हैं, जिनसे झगड़े भी पैदा होते हैं। ये हकीकत को हम आंखें बंद नहीं करें इनसे, ये हकीकत है। पेशावर में भी ऐसा ही हुआ था, और वो जो लोग थे वहां उकता के उन्होंने ये कहा था, ऐसा नहीं है कि लोग हमारे साथ नहीं करते। अगर ये देखा जाए पॉजिटिव, आपने मुझसे पॉजिटिव पहले पूछा था, शुरू किया था, अगर जड़ावाले में कुछ लोग हमारे साथ ना होते तो शायद बहुत बड़ा सानहा होता, ये शायद खून भी बहता, लोग जल भी जाते, लोग घरों से ना निकलते, ऐसा भी हो सकता था। अच्छे ईमान वाले लोग, ईमानदार लोग जो मुस्लिम हैं वो हमारे साथ हैं, हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हम हर एक को नहीं कर सकते। जहां तक हुकूमत और रियासत की बात है, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, हमें कुछ उनकी चीजें जो है वो उनको रद्द नहीं कर सकते। वो हकाइक पे मबनी भी होती हैं, सारी चीजें झूठी नहीं है। जो जो चीज सच है उसको सच कहना बुरा नहीं है, सच कहना चाहिए। और जो जो गलत है उसको गलत कह के नबवी किरदार अदा करना चाहिए, और ये करना चाहिए। और ये हमें कोई भी एक्शन कमेटी जो नेशनल सतह पे है कोई नहीं बनी है, मैं बहुत रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा है कि नेशनल सतह पे हमारी जो क्रिश्चियन नेशनल एक्शन कमेटी जो है वो उसका होना बहुत लाजमी है, वो नहीं बनी है। वो कहीं इकट्ठे नहीं हुए हैं, इकट्ठे होना भी नहीं चाहते, पता नहीं क्या अपने अपने चीजें हैं, मगर इकट्ठे हो सकते हैं हम, हमें होना चाहिए। अभी जरूरत है इस बात की, हमें होना चाहिए। हम ढूंढते हैं कि कोई सानहा हो तो फिर हम आए स्टेज पे, हम माइक ले लें, हम मीडिया पे आए। अभी तो सोशल मीडिया हमारा बहुत साथ देता है, हम सब कुछ कर लेते हैं। ये नहीं है। एक डिजास्टर
मैनेजमेंट कमेटी भी होनी चाहिए, हमें नेशनल सतह पे होनी चाहिए, जो ऐसे हालात को देखे, इमरजेंसी में आए। हम अकेले ही रह जाते हैं कई दफा, जहां वाकया हुआ वही बस उसके साथ ही करे। फादर खालिद मुख्तार अकेला ही भागता जा रहा था, हम उनके साथ थे, दूसरे लोगों को बुलाया, दूसरे चर्चेस के लोग थे जो सल्वेशन आर्मी के थे, वो अकेले ही रह गए। ऐसे नहीं, हमें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक यू ब्लेस। वेरी मच फादर खालिद, अकमल भट्टी साहब और सिस्टर आसिया नासिर साहबा। यकीन जानिए नाजरीन, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो वकालत के पेशे से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो मजहबी लीडरशिप हो, या चाहे आम इंसान हो, खास तौर पे मैं पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से बात करूंगा कि जब उन्होंने पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब, जब उनके वोट से जो है पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी कोई नुकसान हो। और कोई पाकिस्तानी मसीह जो है वो ना कभी उसने कोई ब्लास्फेमी की है और ना ही वो किसी ऐसी कार्रवाइयों में अपने आप को मुलविस रखते हैं। लेकिन हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि उनका नाम जो है और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में बेहतर तरीके से जाना जाए, तो उन्हें बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है, जिसका जिक्र जो है अकमल भट्टी साहब ने भी किया था, और हमारे दूसरे जो है आसिया नासिर साहबा ने और फादर खालिद ने जो है जिसका जिक्र किया था कि हमें हुकूमत को अपनी जो है रिट कायम करने की जरूरत है। हमें बच्चों के में से जो मजहबी इंतहा पसंदी उनके दरमियान जा चुकी है, जिस तरह के अकमल भट्टी साहब ने कहा था कि जो 5 से जो है 8 साल का बच्चा जो ये नारा लगा रहा है कि गुस्ताखी रसूल की सजा सर तन से जुदा, तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है हुकूमत को एक्शन लेने की जरूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी को आप इसी तरह से खत्म कर सकते हैं कि जब आप जो है मस्जिद का जो है लाउड स्पीकर है उसको कंट्रोल करें, खुतबों पे कंट्रोल करें, और जो नफरत वाली बातें हैं उन्हें कंट्रोल करें, तो पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान बन सकता है। और हम उम्मीद रखते हैं, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल है। आप यकीन करें, हमारी जो इकोनॉमी जो है इस टाइम पाकिस्तान की, वो सारी डिपेंडेंट करती है सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के इन हालात पे। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए तो आप यकीन जानिए पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड से खूबसूरत जगह है, लोग वहां पे आए। बहुत सारी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी इकोनॉमी जो डिपेंडेंटली जो करती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रैवलिंग पे करती है। पाकिस्तान में टूरिज्म भी है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर भी है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है एक बेहतर पाकिस्तान हो सके, ताकि हम सब जो है उसमें सब हम रह सकें, और हम जो है पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में बेहतर तरीके से जा सके। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच सिस्टर आसिया नासिर साहबा, थैंक यू फादर खालिद रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, हमें यकीन है कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे जो शुरा थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन सारी बातों पे हम जो है जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड है, क्या इकदाम है, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी जो है बात आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई चीज रह गई होगी तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कोई प्रोग्राम कर सके और जिस पे हम और भी उनसे सवाल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।